मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 12 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है और सुबह से ही हो रही है बारिश। सुबह से मतलब मैं जब से जाता हूँ तब से मैं देख रहा हूँ बारिश हो ही रही। रात में कितनी देर हुई थी इसकी मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि एक बार मैं सो जाता हूँ तो लिटरली मुझे नहीं पता होता कि दुनिया में क्या चल रहा है। मैं मुर्दों के जैसा सोता हूँ, नींद जो है वो बहुत ही डीप है। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चार्ज के आसपास के रीजन को बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में देखा था कि अगर किस तरह का कोई चार्ज अरेंजमेंट गिवन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक बात याद रखना, मेंस के एग्जाम के लिए और मेडिकल के एग्जाम के लिए जितने भी अरेंजमेंट मैंने फील्ड कैलकुलेशन के लिए बता दिए हैं उतने ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एडवांस के लिए सोचोगे तो इनको रेफरेंस लेके तुमको कोई भी शेप के ऑब्जेक्ट का फील्ड कैलकुलेट करना आ सकता है। तो अगर आप मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो ना, तो जितने भी मैंने डेरिवेशंस कराए हैं वो सारे डेरिवेशंस क्या कर लेना, डेरिवेशन अगर तुमको नहीं भी याद रह पा रहा है तो तुमको क्या करना है, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, फॉर्मूलाज जो है वो याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद हमने फील्ड लाइंस इंट्रोड्यूस किया था। फील्ड लाइंस की जरूरत क्या थी? हम क्या करते हैं, एक चार्ज के आसपास के रीजन को फील्ड बोलते हैं और फील्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना हमें आता है। अब उसी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, लाइंस का हेल्प लेंगे, और वो जो लाइंस होंगे उस लाइंस को ही क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब ये जो लाइंस होते हैं इसका रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि तुम अगर चार्ज रख दोगे तो उसमें से एरोज निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज रख दोगे तो उसमें फील्ड लाइंस अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। बिल्कुल मैग्नेट के जैसा है, जब मैग्नेट तुम रखते हो तो तुम उसके फील्ड लाइंस बनाते हो, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। वो फील्ड लाइंस हम बस अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाते हैं। तो वैसा ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ भी होगा। अच्छा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम बनाएंगे उसमें याद क्या रखना है, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। तो सबसे पहला बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको इस तरह से बनाना है कि किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आपने टैंजेंट ड्रॉ किया तो वो जो टैंजेंट है वो आपको क्या करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने टैंजेंट ड्रॉ किया है। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड लाइन क्या याद रखना है, जो भी फील्ड लाइंस होंगे वो पॉजिटिव चार्जेस से या इंफिनिटी से कहीं से निकलते हैं और मर्ज कहां पर करते हैं, नेगेटिव चार्ज में या इंफिनिटी में। अब इसके बाद ना मैंने तुमको क्या किया था, कुछ चार्ज अरेंजमेंट्स का ये प्रॉपर्टीज में ही है, कुछ अलग नहीं है। इन प्रॉपर्टीज को ही यूज करके कुछ डिफरेंट टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फील्ड लाइंस बनाना सिखाया था। अब जितना मैंने सिखाया है ये स्कूल कॉलेज के एग्जाम के लिए भी आता है। देखो, जब भी मैं बताऊंगा ना कि ये स्कूल कॉलेज के एग्जाम में आता है तो तुम उसको अलग से मेंशन कर देना कि वो सर ये जो है वो स्कूल कॉलेज के लिए भी है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है तो तुम स्कूल कॉलेज के लिए उसको अलग से रख सकते हो। अगर तुमको लगता है नहीं टाइम कम है तो वहीं पे कहीं पे कुछ मार्क करके रख लो कि नहीं दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉलेज एग्जामिनेशन आल्सो। इस तरह से आप मार्क करके रख सकते हो। अच्छा, अब ये जो फील्ड लाइंस थे, फील्ड लाइंस हमने बना दिया। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो सिस्टम है उसमें सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए सीधे सीधे लाइंस बनाएंगे। जैसे बचपन में वो चांद तारे बनाते थे और उसकी रोशनियां दिखाते थे, वैसे ही बना देंगे। चार्ज को बना देंगे और उसकी जो रेज निकलते हुए दिखाएंगे, उसमें एरोज जो होगा वो चार्ज से दूर जाएगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो कहीं इंफिनिटी में जनरेट होकर वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज के अंदर मर्ज करेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और चीज का यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, अगर आपने Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के लिए 10 लाइंस बनाए हैं, Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के लिए अगर आपने 10 लाइंस बनाए हैं तो ट्वाइस ऑफ Q चार्ज के लिए आपको 20 लाइंस बनाने पड़ेंगे। तो आप चाहो तो कितने भी लाइंस बना सकते हो, लेकिन कम से कम में 4 तो बनाना। मतलब वो ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं कि सर एक बना के छोड़ दिया है, आपने बोला एक इधर बना, दो इधर बना दो, क्योंकि फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में जाएंगे, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, हर डायरेक्शन में है। अगर तो कम से कम 4 तो बनाना,
या अगर तुमको और अच्छा दिखाना है कम से कम 8 बनाना, 8 बनाओगे तो दूसरे में आपको 16 बनाना पड़ेगा, 16 बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये मैंने बता दिया। उसके बाद हमें याद क्या रखना है कि अगर मेरे सिस्टम में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों है, अगर एक सिस्टम है ऐसा जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ऐसे इस तरह से रखा हुआ है, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस है, ये भी क्यू मैग्नीट्यूड का, ये भी क्यू मैग्नीट्यूड का, बस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इस केस में क्या होगा, इस केस में अच्छा इससे पहले वाले लेक्चर में शायद मैंने तुमको बता दिया था कि यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। इस तरह की सिचुएशन में अपने को न्यूट्रल पोजीशन नहीं मिलता। न्यूट्रल पोजीशन नहीं मिलता मतलब देखो ये जब डिफरेंट नेचर के चार्जेस होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट क्या मिलता है, या तो इधर मिलेगा या इधर मिलेगा। इस केस में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस केस में अगर आप देखोगे ना, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि न्यूट्रल पोजीशन यहाँ पे मिलता तो एक से सिर्फ x सेपरेशन है, दूसरे से कितना हो जाएगा d प्लस x का सेपरेशन हो जाएगा। अब दोनों के केस में जो न्यूमरेटर होगा ना, दोनों के केस में जो न्यूमरेटर होगा k स्मॉल q कैपिटल Q, k स्मॉल q कैपिटल Q, अगर दोनों के केस में न्यूमरेटर एक जैसे हैं मतलब डिनोमिनेटर जब सेम होगा तब जाके इक्विलिब्रियम मिलेगा हमें। तो इस तरह के चार्ज अरेंजमेंट में कभी भी इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन या न्यूट्रल पोजीशन नहीं मिलता। ये शायद मैंने इससे पहले लेक्चर में बोल दिया था कि न्यूट्रल पोजीशन मिलेगा, इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा, ऐसा मैंने बोल दिया था, वो गलत है, ठीक है। बहुत बार मेरे से गलतियां हो जाती हैं, मैं कोशिश करता हूं कम से कम गलतियां करने की, लेकिन मैं इंसान हूं, आई मेक गलतियां, तो यू हैव टू बियर विद दैट गलतियां। तुम देखो जब भी कोई गलतियां मेरी कोई गलतियां है ना तो तुम मुझे पॉइंट आउट करो कि सर आपने ये गलत बता दिया, ये आपने ये गलत हो गया। सीरियसली गलतियां हो जाती है, ना चाहते हुए भी कुछ अलग चलता रहता है दिमाग में, तो कुछ ना कुछ बोल के चला जाता हूं, ठीक है। जैसे कल आई वाज थिंकिंग फॉर समथिंग अदर एंड ऐसा मिस्टेक हो गया मेरे से। इस वाले केस में क्या होता है ना, कोई न्यूट्रल पोजीशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है। अब चार्ज को इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या करना पड़ता है, छोटे वाले चार्ज के पास में रखना पड़ता है। तो ये और ये अगर सेम मैग्नीट्यूड का है, मान लो तुम अगर इसमें से पास करने का सोचोगे तो इसमें दूर हो जाएगा, इसमें से पास करने का सोचोगे तो इसमें दूर हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव और नेगेटिव, इक्वल मैग्नीट्यूड के, Q मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज, Q मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज, तो एग्जैक्टली बीचों बीच में क्या मिलता है, एग्जैक्टली बीचों बीच में हमें जो फील्ड लाइंस होते हैं वो जीरो मिलता है। मतलब यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन क्या होता है, एग्जैक्टली बीच में, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के एग्जैक्ट बीच में आ जाता है। अच्छा, अब फील्ड लाइंस के पैटर्न कैसे बनाने हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस दिखा देना नेगेटिव चार्ज के अंदर। अब ध्यान रखना कि अगर ये भी Q मैग्नीट्यूड का है, ये भी Q मैग्नीट्यूड का है, तो जितने फील्ड लाइंस इसमें से निकलेंगे, जितने फील्ड लाइंस इसमें से निकलेंगे उतने ही इसमें क्या होने चाहिए, मर्ज भी हो जाने चाहिए। इस तरह का डायग्राम आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हाँ या ना, ऐसा मैंने आपको से पहले लेक्चर बना दिया था। ये मधुमक्खी का किसका छत्ता होता है, नहीं क्या बोलते हैं उसको, स्पाइडर, स्पाइडर के छज्जे के जैसा होता है, ठीक है, मकड़ी का जाला। अरे यार ये कैसे प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह का चार्ज अरेंजमेंट है और मुझे क्या करना है, फील्ड का पैटर्न ड्रॉ करना है। तो फील्ड का पैटर्न ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखो फिर से दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने शायद पहले बता दिया था, नेगेटिव नेगेटिव की देख लेते हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड के नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ कहीं पर इसको न्यूट्रल पोजीशन मिलेगा एग्जैक्टली बीच में। अब फील्ड लाइंस क्या करेंगे ना, इंफिनिटी से कहीं पे आके इसमें मर्ज करेंगे, ऐसे इंफिनिटी से कहीं पे आके इसमें मर्ज करेंगे, लेकिन इसके परपेंडिकुलर में देखना आपको फील्ड लाइंस का कोई फील्ड लाइंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां पर फील्ड का वैल्यू जीरो है वहां पर फील्ड लाइंस भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आप क्या करना है, ऐसे पैटर्न बना दे सिमेट्री के जैसे, नहीं इसमें मर्ज करना चाहिए ना, इसमें मर्ज करना चाहिए, तो इस तरह से क्या करना, पैटर्न बना देना। आसान है ना, ठीक है। ध्यान रखना है कि जितने फील्ड लाइंस इसमें दिखा रहे हैं उतनी फील्ड लाइंस इसमें भी दिखा देंगे। अच्छा, इसके बाद मैंने तुमको क्या किया था, फील्ड लाइंस बनाना सिखाया था और डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे, तो उसमें फील्ड लाइंस बनाने के लिए अपने को क्या याद रखना है कि जिसका भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है उसमें जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिसका भी ज्यादा है उसमें जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दिखाएंगे वो क्या करना है, ज्यादा दिखाना है, ठीक है। और न्यूट्रल पोजीशन मतलब जहां पर इक्विलिब्रियम मिलता है, तो इक्विलिब्रियम वाले में क्वेश्चन
जहां पर भी इक्विलिब्रियम मिलता है वो ही क्या हो जाएगा, वो हमारा न्यूट्रल पोजीशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसमें पैटर्न ड्रॉ करना है। देखो जो मैंने पैटर्न बना दिया है, अगर समझ में आ रहा था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में अगर आता है, मान लो तुमको नहीं समझ में आ रहा है पैटर्न कैसा है, तो तुमको कम से कम के लिए तो ये याद रखना पड़ेगा कि भाई अच्छा इस तरह से पैटर्न बनाएंगे। मैं एक पैटर्न आपको बना के दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न फॉर डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक Q चार्ज है, Q1 चार्ज ले लो, और यहाँ पर क्या कर लो, एक Q2 चार्ज ले लो, ठीक है। ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज, और ऐसा बोला गया है मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ये बोला गया। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपने को निकालने हैं Q1 में से, वो ज्यादा दिखाएंगे क्या, Q1 में से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दिखाएंगे, Q2 में से कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होने चाहिए। अच्छा, न्यूट्रल पोजीशन कहां मिलता है, जब भी इक्वल सेम नेचर के जब चार्जेस होते हैं तो जो भी अपने को न्यूट्रल पोजीशन मिलेगा वो यहाँ कहीं पर मिलेगा, क्या छोटे वाले चार्ज के पास में यहाँ कहीं पर अपने को न्यूट्रल पोजीशन मिलने वाला है। बात समझ में आ रहा है, तो ये न्यूट्रल पोजीशन का ऐसा लाइन बना देना, और फील्ड लाइंस पॉजिटिव है तो इस तरह से दिखा देना, इसमें डेंसिटी ज्यादा रखना, इसमें डेंसिटी कम रख देना, बहुत ही आसान है पैटर्न बनाना। बात समझ में आ रहा है। और किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो यहाँ पर ये एक रैंडम पॉइंट है P, पॉइंट P पे जब आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो देखो सिर्फ इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होते हैं, सिर्फ इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होते हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही क्या है, हमारे पास टैंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो मैंने कर्व पे टैंजेंट ड्रॉ किया वो क्या करेगा, नेट फील्ड बताएगा किसी भी पॉइंट पर। तो इस तरह के मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुमको इससे पहले वाले लेक्चर में सिखा दिए थे। अब क्या करना है, कुछ और प्रॉपर्टीज देखना है। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रॉपर्टी से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज आता है तो आप एग्जाम में इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व कर लोगे। प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम में भी आएंगे, और सेम ये प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स में भी आते हैं, इसी से मिलता है। अच्छा, मैंने और क्या क्या तुमको प्रॉपर्टीज बता दिया था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बता दिया, फील्ड लाइंस कैसे बनाना है ये भी मैंने तुमको बता दिया। फील्ड लाइंस बनाने के लिए अपने को नेट फील्ड, हमेशा फील्ड लाइंस ऐसा बनाने हैं सच दैट टैंजेंट उस पॉइंट पे अगर ड्रॉ किया जाए तो वो मुझे क्या करेगा, नेट फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। और आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। जितने भी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं आपको पॉइंट आउट करके लिखते जाना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होता है टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अच्छा, इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आपने क्या कर दिया, वहां पर पॉइंट चार्ज लाके रख दिया, एक टेस्ट चार्ज प्लस 1 कूलम का लाके रख दिया, तो प्लस 1 कूलम के चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे। बात समझ में आ रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो लाइंस ऑफ फोर्सेस से कोइंसाइड करते हैं, इसलिए आप क्या बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको हम एक्चुअल में लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोल रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये तुमने अपने क्लास 10th में मैग्नेटिज्म के फील्ड लाइंस में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पढ़ा भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तुमने ऐसा पढ़ा था कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा पढ़ा है क्या, एनसीईआरटी बुक का लाइन है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड इफ दे डू सो, ऐसे एग्जैक्टली यही लाइन है, मैंने ये याद कर रखा है, एंड इफ दे डू सो it will have two directions at a single point which is impossible, ऐसा कुछ लिख रखा है। क्या मतलब है इसका वो समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या लिख लेना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप ये लिख लेना, two magnetic field lines never intersect each other। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं तो ऐसा लिखेंगे, two electric field lines never intersect each other। अब जो भी मैं इंग्लिश में बोलता हूं ना उसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये मैंने इंग्लिश में बोला है तो इसकी इंपॉर्टेंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमने क्या बोला कि दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मान लो क्यों, देखते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 है। अब अगर ये इंटरसेक्ट करते, अगर मान लो कि इंटरसेक्ट करते, तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट यहां पर कौन सा है,
ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब जहां पर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उसमें टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। टैंजेंट क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि टैंजेंट ड्रॉ करने से क्या होता है, फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करूं तो इसमें टैंजेंट कुछ ऐसा बनाएंगे, ठीक है। इसमें मेरे पास ये E1 का डायरेक्शन पॉइंट P पर क्या हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। और अगर मैं इस कर्व को रेफरेंस मान के टैंजेंट ड्रॉ करूं, इस कर्व को, सेकंड वाले कर्व को रेफरेंस मान के अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये जो टैंजेंट होगा वो कुछ ऐसा बनेगा E2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट P पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ कर्व E1 मेरे पास एक डायरेक्शन रेड की तरफ जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ कर्व E2 एक डायरेक्शन मेरे पास E2 की तरफ आ रहा है, या जिसको मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? तुम एक ही टाइम पर दो जगह जा सकते हो क्या? तुम एक ही टाइम पे तुम क्या कर रहे हो, तुम घर से इंस्टीट्यूशन भी जा रहे हो, और एक ही टाइम पे तुम घर से अपने किसी खास के साथ कहीं जा भी रहे हो। ऐसा पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं। एक टाइम पर एक इंसान एक जगह ही जा सकता है, या एक डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। वो 1000 डायरेक्शन में नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं है उसके लिए, अनलेस वो इनकार्नेशन ना हो तो, ठीक है। अगर वो इनकार्नेशन है, उसके पास अलग तरह की शक्तियां हैं अगर, तो वो कर सकता है, लेकिन एक आम इंसान, मैं और आप शायद नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं कर सकते? इफ दे डिड सो, अगर वो ऐसा करते तो एट अ सिंगल पॉइंट वन कैन हैव टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच इज इम्पॉसिबल। ये स्टेटमेंट आपको भी याद रखना है, बिल्कुल वैसा ही लिखना है। बात समझ में आ रहा है? ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कौन सा प्रॉपर्टी, शायद चौथा प्रॉपर्टी है शायद, ठीक है। आप देख लेना, नंबर्स मेरे को नहीं पता, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। आज का पहला प्रॉपर्टी है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर रहे? इफ दे डिड सो, अगर वो ऐसा करते तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के हमको दो डायरेक्शन मिल जाते जो इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉपर्टी होता है। एक और प्रॉपर्टी क्या है? अब क्लास 10 की बात करते हैं। क्लास 10 की अगर मैं बात करूं तो तुमने मैग्नेट के फील्ड लाइंस तुमने बनाए हैं, और ये सबने बनाए होंगे भाई। क्लास 10 में अगर आपने देखा होगा तो ये एक्सपेरिमेंट्स होते थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मान लो बार मैग्नेट है, आपने देखा होगा ना कि जो फील्ड लाइंस होते थे वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं, जो फील्ड लाइंस होते हैं वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं, और ये क्या करते थे, साउथ पोल में मर्ज करते थे। ऐसा क्लास 10 में अगर पास हुए हो तो, अगर क्लास 10 में पास हो गया है अपने दम से, तो ये सब आपने देखा होगा। अब नोटिस करने वाली बात क्या है? नोटिस करने वाली बात, अच्छा एक और बात, ये पोल्स, इनको क्या बोलते थे? पोल्स बोलते थे। पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है। मैग्नेट के जितने पास रहोगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो यहां पर मान लो ये पॉइंट P1 है, और यहां कहीं पर पॉइंट P2 है, यहां पर पॉइंट P1 और यहां कहीं पर पॉइंट P2। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक ना एरिया ले लेता हूं, ऐसा एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेता हूं। अब एक जैसा क्रॉस सेक्शन मैंने यहां पे लिया है, वैसा ही क्रॉस सेक्शन अपन यहां पे भी ले लेते हैं, एकदम आइडेंटिकल, जैसा यहां पर वैसा यहां पर। अब यहां पर देखो, P1 पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, ये अपने को पता है, ये सब ऐसा नहीं बोल रहे हैं सर आपने मैग्नेटिज्म तो पढ़ा ही नहीं, आपने एग्जांपल ले लिया मैग्नेटिज्म का, ये सब क्लास 10 में हमने पढ़ा है। पॉइंट P1 पर अगर आप देखोगे तो पॉइंट P1 पर जो फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाते रहते हैं, जो फील्ड का स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, वो कम होता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब एक और चीज अगर आप देखोगे कि अगर मैंने यहां पर एक एरिया ले लिया और आइडेंटिकल एरिया में P2 पे भी रख दूं, तो जितने फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करते हैं, इसमें कम क्रॉस करेगा। जैसे इसमें ये बेंड होके इधर चले जाएंगे, तो सिर्फ ये वाला ही फील्ड लाइन है ना जो उसको आगे आगे से क्रॉस करेगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या कि किसी भी गिवन एरिया में से जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगे, फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। सर नहीं आया समझ में? फिर से देखते भाई, हमने क्या बोला कि जो मैग्नेट्स होते थे, मैग्नेट्स के पोल्स में क्या होता था, पोल्स में अगर आप देखोगे तो वहां पे फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है।
फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो तुम देखना वहां पर जो डायग्राम हम बनाते थे ना उसमें फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा डेंस होते थे पोल्स के पास में। क्लास 10th के बुक में देखना आपको दिख जाएगा ये सब। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फील्ड लाइंस की डेंसिटी पोल्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब ये बोल रहे हैं क्या कि जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है वहां पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि किसी गिवन एरिया में, किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया में जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो जैसा ये एग्जांपल है उसी को रेफरेंस लेके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस का ये लिखोगे दैट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is directly proportional to strength of electric field at that point। density of electric field lines जो है वो directly proportional है strength of electric field at that point। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि for a given cross section area the amount of field lines that the amount of field lines crossing the area will decide the strength of electric field at that point। आई होप ये दोनों आपको जो प्रॉपर्टीज हैं वो समझ में आई होंगी, इतनी कोई मुश्किल प्रॉपर्टीज नहीं है और ऐसी प्रॉपर्टीज आपने क्लास 10th में पहले से पढ़ रखा है। बात समझ में आ रहा है? अब कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं वो शायद आपने मैग्नेटिक फील्ड में नहीं पढ़ा है, तो मैं एक बार ये स्क्रीन पॉज करके इसको रब कर देता हूँ, फिर मैं वो आपको प्रॉपर्टीज बताता हूँ। एक तो मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्लोज सर्कुलर लूप में एग्जिस्ट नहीं करते, पहली प्रॉपर्टी होगी, और कंडक्टर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा पॉज कर लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बता दी, 2-3 प्रॉपर्टीज 3-4 प्रॉपर्टीज मैंने बता दी है, 1-2 प्रॉपर्टीज और बचे, फिर ये प्रॉपर्टीज वाला खत्म हो जाएगा। ये सेक्शन ना याद रखना है, जो प्रॉपर्टीज फील्ड लाइंस वाली प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन है वो याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक चीज क्या है ना, देखो तुमको कभी भी कुछ ऐसा लगेगा कि शेयर करना चाहिए, शेयर करना इन द सेंस जैसे तुमने इंटरनेट में तुमने कोई फॉरवर्ड मैसेज तुम्हारे पास आया जो थोड़ा अच्छा है इन द सेंस वो नहीं संता बनता जोक वाले टाइप नहीं, मतलब जोक वो तो मतलब ऑलमोस्ट मैंने देख ही लिया है। जैसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती है बहुत सारी, ठीक है, कुछ रूलर्स की हो गई, तुम्हारे माइथोलॉजी में हो सकती है, हिंदू माइथोलॉजी में मेरे को थोड़ा बहुत पता है, डिफरेंट जो दूसरे कास्ट है मेरे को नहीं पता, लेकिन आप अगर उसमें भेजोगे अगर वो अच्छा है तो आई विल अप्रिशिएट, मतलब वो थोड़ा बेटिंग टाइप होना चाहिए, बेटिंग टाइप होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ नया सीखने को मेरे को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी फर्जीवाड़ा भेज रहे हो कि, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना वो कुछ बेवकूफ ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भाई जो मेरा धर्म है या जो मेरा रिलीजन है वो बेस्ट है और बाकी का जो रिलीजन है वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही फालतू है। तो ये बेकार वाला मेरे को मैसेज मत भेजना, ये कर लो वो कर लो, इसने ये कर लिया इसने वो कर लिया, वैसे वाले मैसेज मेरे को नहीं चाहिए। कुछ अच्छे स्टोरीज अगर होते हैं, मतलब या कुछ अच्छी बातें जो तुमको लगता है कि ये मेरे रिलीजन में बहुत अच्छा है, जानना चाहिए, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये सब ना काम आता है मेरे को अच्छा लगता है, तो मेरे को जानना भी अच्छा लगता है, और अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग है ना तो मैं उसको शेयर भी करता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ। तो अगर तुमको कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग मिलता है तुम देख सकते हो। मैं तुम लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि कुछ मीम्स चैनल है यूट्यूब में जो बहुत ही शानदार है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना वो जो मीम्स बनाते हैं ना उनकी जो थिंकिंग लेवल है वो कुछ आम इंसानों से अलग हटके है, वो कहीं से कहीं भी जोड़ देते हैं, थोड़ा वल्गर होता है नो डाउट, घर में आप नहीं देख सकते विदाउट ईयर फोन, लेकिन आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब ऐसा कोई साधु तो है नहीं कि he will not be watching और he will not be ये, लेकिन आप देखोगे ना तो, और हार्डली देखते 10 मिनट के वो बनाते हैं वीडियोस, 10 मिनट में आपको ना खुशी देते रहेंगे, मतलब आप यू विल नॉट रिग्रेट आफ्टर वाचिंग दैट 10 मिनट्स, आपको लगेगा नहीं 10 मिनट्स में कुछ अच्छा काम हुआ है। तो मीम्स देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत सही होते हैं। और ये याद रखना, अगर तुम्हारे पास कल को कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी है किसी भी चीज का, तुमको लगता है कि ये मेरे महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ये मेरे इंडिया से रिलेटेड है, ये वर्ल्ड से रिलेटेड है, ये मेरे रिलीजन से रिलेटेड है, कुछ भी अगर अच्छा है ना तो मेरे को फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब अच्छा लगता है मुझे जानना।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम क्या करेंगे ढूंढ ढूंढ के भेजना स्टार्ट कर देंगे। अगर तुमको कहीं मिलता है तो कुछ लोग बहुत भेजते रहते हैं, कुछ लोग मैंने वो भी देखा है क्या वो भारी भरकम लाइन लिख के रखते हैं ना अपने स्टेटस में, ये है वो मुन्ना शेर अकेला आता है और ये क्या क्या ऐसा भारी भारी स्टेटस, तो वैसे मत भेजना मेरे को, ठीक है। मतलब जो तुम कर पाओ ना वह वैसे ही करना। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, अपन तो अकेले ही चलते हैं, ये सब फर्जी वाला कहीं और ही कर रहा है, किसी और को दिखाना। सबको जानता हूं मैं कौन कैसा है। तो क्या बता रहे थे, हाँ फील लाइंस की प्रॉपर्टीज बता रहे थे। फील लाइंस की प्रॉपर्टीज बता के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी फील लाइंस की, देखो ये वाला जो अभी तो मैंने प्रॉपर्टीज बताया ना कि दो फील लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी, किसी भी पॉइंट पर नंबर ऑफ फील लाइंस जो होगा वो फील्ड की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा फील्ड उतना ज्यादा फील लाइंस आपको बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में हम बात करते हैं फील लाइंस। अब ये सब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख रहे हैं। फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never exist in closed continuous loop. इसका क्या मतलब है कि कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना ऐसे कंटिन्यूअस लूप के जैसे नहीं मिलेंगे। इस तरह के क्लोज फील्ड लाइंस आपको कभी नहीं मिलेंगे। देखो जितने भी पैटर्न मैंने तुमको बनाए थे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और से स्टार्ट हो रहा था, कहीं और मर्ज हो रहा था। एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर एक ही पॉइंट पे मर्ज करता हुआ तुमको फील्ड लाइंस नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा उसको समझने के लिए क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो K Q1 Q2 अपॉन R², ऐसा कुछ आया था क्या? मैंने तुमको बताया है ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। मैंने ऐसा बताया था क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स। अच्छा, अब कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स जैसे वेट भी एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स था। अब ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स कैसे है ये आइडेंटिफाई करना तुमको खुद से देखना पड़ेगा। ऐसा मैंने तुमको शायद अपने लेक्चर में बताया भी है। और क्यों ये कंजर्वेटिव है, अगर तुमको नहीं समझ में आता कि फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वर्क डन के जो बेसिक लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स तो नहीं शायद उसके, जो वर्क डन के जो मैंने तुमको क्लासेस में जो तुमको नोट्स लिखाया है उसमें मैंने साफ साफ मेंशन कराया है किस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या है? वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। एकदम ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर कंजर्वेटिव नेचर का है, जैसे वेट फोर्स अगर कंजर्वेटिव नेचर का होता है तो एक क्लोज पाथ में, मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऐसे HI ऊपर ले जाते हैं और ऐसे वापस से HI नीचे ले आते हैं, तो एक क्लोज पाथ बन गया। अभी एक क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना होता है? 0 होता है ना? हाँ या ना? ऐसा याद होगा कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं क्लोज पाथ में उसका वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, because of electric force work done in a closed path must be 0। must लिखा है मतलब 0 होना है, कुछ भी हो जाए must लिख दिया मतलब वो 0 होगा भैया। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक क्लोज पाथ में वर्क डन कैलकुलेट किया है तो वो जो वर्क डन है वो 0 होगा ही होगा, ठीक है। अभी मान लो मैं बोल रहा हूं कि जो फील्ड लाइंस है ना वो ऐसे क्लोज पाथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस तरह से सर्कुलर पाथ में लेते हैं। आसान बात ले लिया मैंने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे क्लोज पाथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैंने क्या किया, एक स्मॉल चार्ज क्यू, ये जो मैंने सर्कल बनाया वो क्या एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। मैंने तुमको ये बोला ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे सर्कुलर में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। मान लो अगर एग्जिस्ट करता तो देखो, अगर मुझे प्रूफ करना होता है, अगर कुछ भी प्रूफ करना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो दो तरीका होता है ना, या तो तुम मैथमेटिकली प्रूफ कर दो या तुम क्या करो, जो प्रूफ करना है उसी का कंट्राडिक्टरी मान लो और उसको रॉन्ग प्रूफ कर दो। जैसे तुमने वो प्रूफ किया होगा, प्रूफ दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर, प्रूफ दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर, तो तुम पहले बोलते थे कि लेट √2 बी एन रैशनल नंबर,
और फिर तुम उसका P और Q उसका उस इंटीजर्स का तुम क्या करते थे, कॉमन फैक्टर्स ढूंढते थे, तो वो सिर्फ 1 आता था तो फिर बोले थे कि हाँ भैया ये एक √2 जो है वो इरैशनल नंबर है, ऐसा कुछ बताते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि चलो भाई ये जो फील्ड लाइंस है ना वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा मान लेते हैं। हमने ऐसा बोल दिया कि ये जो फील्ड लाइंस है वो ऐसा मान लिया जाए कि ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा मान लिया। अब मैं ये भी जानता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है या जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है इसका मतलब क्लोज पाथ में उसका वर्क डन कितना होना चाहिए, क्लोज पाथ में उसका वर्क डन 0 होना चाहिए। और ये बात की तो गारंटी है, ये बात कभी गलत हो नहीं सकता, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया वर्क बाय एनर्जी का, जिसमें हमने बार-बार इस कांसेप्ट को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व किया, कांसेप्ट देखा, हर कुछ देखा हमने। अब इसको मुझे चेक करना है। अगर मैं बोल रहा हूं कि फील्ड लाइंस ऐसे, ध्यान से देखना है ये सब, अगर मैं बोल रहा हूं कि फील्ड लाइंस ऐसे सर्कुलर पाथ में है तो इस पॉइंट पर कहीं पर भी अगर मुझे फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जानना है तो टैंजेंट ड्रॉ कर, तो वही फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। इस पॉइंट पर फील्ड जो है वो इस तरफ है ना, और अगर पार्टिकल सर्कल में घूमता है, अगर पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ds, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ds वो भी टैंजेंट की तरफ होता है क्या। तो अगर मैं स्मॉल वर्क डन लिखूं, यहां पर स्मॉल वर्क डन dw लिखूं तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स को q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं क्या। स्मॉल वर्क डन मैं लिख रहा हूं, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्प्लेसमेंट के हमने यूज कर लिया ds। नेट वर्क डन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, q और e कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ds, सारे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स को जब तुम ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई r, इसके पेरीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो जब सॉल्व मैंने किया तो वर्क डन कितना आ रहा है, QE2 पाई r। बस ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक दूसरे कंट्राडिक्टरी हो गए हैं। मैंने पहला वाला स्टेटमेंट ये बताया कि सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्लोज पाथ में इसका वर्क डन कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है, मुझे पता है। अब मैं इसमें बात करूं, इसमें मैंने क्या किया, मैंने ऐसा मान लिया कि चलो भाई देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज सर्कुलर लूप में एग्जिस्ट कर लेते हैं, ऐसा मानते हैं। अब मैंने क्या किया, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक यहां पर रखे हुए टेस्ट चार्ज पर फोर्स लिख दिया। अब अगर पार्टिकल जो है वो इस तरह से सर्कल में घूम रहा है, क्योंकि देखो अगर तुम एक टेस्ट चार्ज रख दोगे तो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, जिस तरफ तुमने पार्टिकल रखा है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घूमता जाए, ऐसे कुछ होना चाहिए। तो अगर ये इसमें ऐसे घूम रहा है, ऐसे ये जो टेस्ट चार्ज है वो अगर ऐसे घूम रहा है तो ये घूम के क्या करेगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन 0 आना चाहिए, लेकिन मैंने ये देखा कि इस केस में वर्क डन 0 नहीं आ रहा है। मैंने फाइंड करके बताया तुमको, QE ds cos थीटा cos 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ds करोगे तो 2 पाई r हो जाएगा। तो पूरा क्लोज पाथ में वर्क डन जो है वो QE2 पाई r आ रहा है। अब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब या तो ये सही है या ये सही है, और मुझे पता है भाई इसकी ऑथेंटिसिटी पे मुझे कोई डाउट नहीं है, मतलब कौन सा गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो हम क्या रखेंगे, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज्ड कंटीन्यूअस लूप। अब ऐसा क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ must always be 0, ठीक है। But in this case we are getting some work done, hence electric field lines can never exist in closed continuous loop। सर मेरे को नहीं समझ में आया सर, मैंने दो अलग अलग तरीकों से वर्क डन कैलकुलेट किया। एक मैंने कंजर्वेटिव फोर्स मान के वर्क डन कैलकुलेट किया, 0 आ रहा है। एक मैंने बोला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज कंटीन्यूअस लूप में एग्जिस्ट करते तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते। जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो देख रहे हैं वर्क डन बन रहा है, मतलब एक स्टेटमेंट में, पहले वाले स्टेटमेंट में वर्क डन 0 आ रहा है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में एक वर्क डन आ रहा है। अब सेम सिचुएशन के लिए अगर पहले वाले में 0 आया तो दूसरे में भी 0 आना चाहिए, या पहले में अगर नॉन 0 है तो दूसरे में भी नॉन 0 होना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग आ रहा है इसका मतलब दोनों में से कोई एक ही सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते। अब मुझे पहले वाले स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी पर कोई डाउट नहीं है, क्यों, क्योंकि इस पे तो पूरा चैप्टर बेस्ड है, इस पूरा पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड था, हमने पढ़ाई किया था। इसमें डाउट है क्योंकि इसी को तो प्रूव कर रहे हैं ना, इसी को प्रूव कर रहे हैं, इसमें हम क्या बोलेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज कंटीन्यूअस लूप। समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो स्टेटमेंट याद रख लेना है, ठीक है। स्टेटमेंट याद रख लोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्टेड, कैन नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज कंटीन्यूअस लूप। अब क्यों नहीं करते, तो इफ दे एग्जिस्टेड इन क्लोज कंटीन्यूअस लूप देन फॉर अ टेस्ट चार्ज मूविंग इन अ क्लोज पाथ देयर मस्ट हैव बीन सम वर्क डन व्हिच इज इम्पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज़ ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स। समझ में आया सब्जेक्ट? नहीं समझ में आया है तो स्टेटमेंट को क्या कर लेना है, याद रख लेना है। एक और प्रॉपर्टी देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, वो प्रॉपर्टी होगा कंडक्टर्स के लिए। अब कंडक्टर्स का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, हमने अपने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा है ना कि कंडक्टर्स जो होते हैं उनके पास फ्री चार्जेस होते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन साउंड कर रहा है? जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, माइक खराब हो गया है मेरा, माइक खराब हो गया है, पैसे की तंगी चल रही है, माइक खरीद नहीं सकता, ऐसे ही अपने को देखना पड़ेगा। वो ईयरफोन यूज करता हूँ, ईयरफोन को कभी भी झूलता रहता है, क्या होता रहता है उसके साथ, बहुत मुश्किल है यार, पता नहीं जिंदा बच्ची पहनने की नहीं कि ऐसे ही निकल गया कभी। कंडक्टर्स के बारे में मैं आपसे पूछूंगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो बोलोगे सर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे वो धातु, वो मेटल या वो एलिमेंट जिससे करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पास होता हो उसे कंडक्टर बोलते हैं। ऐसा ही कुछ डेफिनेशन हम जानते हैं ना। और करंट में हीट वाले चैप्टर में भी हमारे पास कंडक्टर आया था, तो हीट वाले चैप्टर में कंडक्टर क्या बोलते थे कि वो एलिमेंट जिससे हीट करंट बहुत ही आसानी से पास हो सकते हैं उसको कंडक्टर बोलते थे। यहां पर कंडक्टर का मतलब थोड़ा चेंज हो जाएगा, कंडक्टर एकदम अलग से पढ़ाऊंगा, मस्त से पढ़ाऊंगा एकदम, ठीक है, टाइम लगेगा उसमें कंडक्टर में। अभी ये इतना जान लो कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या कंडक्टर और इंसुलेटर में इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है। ये जो चैप्टर हम सीखेंगे अभी उसमें कंडक्टर और इंसुलेटर में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें क्या करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं, मान लो क्या है, मेरे पास एक रॉड है ऐसा, ये किसी कंडक्टर का बना हुआ है, एक रॉड है जो कोई कंडक्टर है, मतलब मेटल्स होंगे जनरली, और ये क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब प्लास्टिक बोर्ड वगैरह ऐसा है। अब क्या करो ना, तुम इसको भी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करो और इसको भी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करो। ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है, मैंने दोनों को क्या किया है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया है। अब चार्ज प्रोवाइड करने से क्या होगा, तुम अगर इसको क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करोगे ना इंसुलेटर को, तो आप क्या देखोगे कि जो भी चार्ज है वो इतने ही एरिया में कंफाइंड हो गया, जहां पे आपने सप्लाई किया चार्ज वहीं पर कंफाइंड है, चार्ज इज कंफाइंड टू द पॉइंट, चार्ज इज कंफाइंड टू द पॉइंट at which charge is supplied, at which charge is supplied, charge is confined to the point at which charge is supplied। जिस पॉइंट पर चार्ज सप्लाई किया गया है चार्ज वहीं पर कंफाइंड हो गया है। इस केस में क्या होता है, तुमने चार्ज यहां पर प्रोवाइड किया है, तुम जैसे देखो कि चार्ज तुमने प्रोवाइड किया ना, ये चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर पॉइंट पर। ये जो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द सरफेस। इस तरह से हम क्या करते हैं, कंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को डिफाइन करते हैं चैप्टर में। अब तुमको मैंने स्टार्टिंग में वो पेपर नाचने वाला एग्जांपल बताया था, पेपर नाचने वाला एग्जांपल मैंने तुमको क्या बताया था, एक प्लास्टिक का स्केल लेना होता है, ततर 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 इस तरह से ऐसे करना होता है, फिर क्या करते हैं, पेपर्स के टुकड़े करके जब उसको ऐसे पास में लाते हैं तो पेपर नाचने स्टार्ट हो जाएगा, हाँ या ना। सेम एक्सपेरिमेंट अगर तुम स्टील के स्केल के साथ करोगे ना, ततर 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 रात भर ततर 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 कर रहे थे, सुबह ऐसे कर दो ना, नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि तुमने पहले वाले केस में जब तुम प्लास्टिक का स्केल यूज कर रहे हो तो तुम क्या करो, तुम एक इंसुलेटर यूज कर रहे हो। अब जहां पर भी रबिंग हुआ है, इंसुलेटर के जिस पार्ट में रबिंग हुआ होगा वहीं पर चार्ज डेवलप हुआ होगा, तो जो भी चार्ज डेवलप हुआ वो वहीं पे कंफाइंड होकर रह गया, मतलब यहाँ का चार्ज मूव होकर यहाँ पे नहीं आया। बात समझ में आ रहा है?
अब यहाँ का चार्ज मूव होके यहाँ पर नहीं आया, तो जब तुमने इसको पेपर के पास लेके गया तो पेपर, इस चार्ज के कारण पेपर क्या करेगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। इस केस में क्या होता है, ये कंडक्टर है ना, जो चार्ज यहाँ पर डेवलप होगा वो क्या होगा, थ्रू आउट द सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर ये थ्रू आउट द सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो ऐसा होगा कि जैसे तुम्हारे बॉडी कांटेक्ट में आएगा, तुम्हारा बॉडी भी क्या है, तुम्हारा बॉडी भी एक कंडक्टर है। अगर तुम्हारा बॉडी कंडक्टर है तो तुमसे होता हुआ चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाएगा। अब अगर तुमसे होता हुआ चार्ज अर्थ में चला जा रहा है तो तुम जितना भी चार्ज यहाँ पर जनरेट कर रहे हो, सारा का सारा चार्ज मूव आउट करके अर्थ में चला गया। अगर चार्ज मूव आउट करके अर्थ में चला गया तो ये तो हमेशा इंसुलेटर है ना। तुमने स्टील के स्केल को ऐसे रख किया, तुमने सोचा भाई मैंने चार्ज जनरेट कर लिया, लेकिन वो तुरंत में इंसुलेटर बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप हुआ था वो तुम्हारे थ्रू ग्राउंड में चला गया। इसमें सिंस इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती, यहाँ का चार्ज यहीं पे कंफाइंड होकर रह जाएगा, तो तुम जब इसको ऐसे ग्रैब भी करोगे ना, तभी जो एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप हुआ है वो अर्थ में नहीं गया। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स को अपने चैप्टर में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है पी लाइंस के, वो ये याद रखना कि इनसाइड द कंडक्टर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट। अब कैसे है ये, इसका रीजन क्या है, ये हम 3-4 दिन के बाद देखेंगे। ठीक है, आज अपने को नहीं समझ में आने वाला, ये जब गॉसेस के बारे में पढ़ते रहेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो कैसे होता है। अभी के आपको बस याद रखना है कि इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज जीरो, मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। आप स्टेटमेंट लिख लो, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, ये स्टेटमेंट लिख लो। और ये भी लिख सकते हो, फॉर अ कंडक्टिंग सरफेस फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। ये दो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। इसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं पता चलेगा, इसका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत कुछ टाइम बाद पता चलेगा। ऐसा मैं बोल रहा हूं कि मान लो एक कंडक्टर है, ऐसा मैं थोड़ा तूफानी होने की कोशिश कर रहा हूं, मैं 3 डायमेंशनल कंडक्टर बना रहा हूं। ठीक है, मान लो इस तरह क्या है, एक कंडक्टर है और यहां पर मैंने बना दिया कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आप क्या लिखोगे ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर है, ये जो कंडक्टर का एंड है, जहां पर भी कंडक्टर है ना, वहां पर आपको कोई फील्ड लाइंस नहीं मिलेगा। फिर यहां पर फील्ड लाइंस वापस से आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? हमने क्या बोला कि पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इनसाइड द कंडक्टर नो फील्ड लाइंस एग्जिस्ट। ये पॉइंट लिख लो। क्यों ऐसा होगा ये तुमको मैं एक्सप्लेन करूंगा 3-4 लेक्चर्स के बाद। ठीक है, अभी के लिए ऐसा मान लो कि इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे कि डायग्राम के हिसाब से यहां पर कंडक्टर के बाहर तक फील्ड है, कंडक्टर के बाहर में फील्ड है, कंडक्टर के अंदर में कोई फील्ड नहीं। और दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या याद रखना है, दूसरा स्टेटमेंट ये याद रखना कि जो भी कंडक्टिंग सरफेस है, फील्ड लाइंस हमेशा उसके परपेंडिकुलर होते हैं। जो भी कंडक्टिंग सरफेसेस है, फील्ड लाइंस उसके हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मैं अगर तुमको ये एग्जांपल बताऊं, मान लो एक इस तरह का कंडक्टर है, राउंड शेप का कंडक्टर है, स्फेरिकल शेप का कंडक्टर है, और अगर तुमको क्या करना है, फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाना है, तो फील्ड लाइंस आप ऐसा बनाओगे जो क्या हो जाए, इससे परपेंडिकुलर हो जाए, इस तरह से फील्ड लाइंस आप ऐसा दिखाओगे जो क्या हो जाए, इसके परपेंडिकुलर हो जाए किसी भी सरफेस। अब यहां पर सरफेस कैसे इमेजिन करेंगे, सरफेस का मतलब टैंजेंट होता है, टैंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पर फील्ड लाइंस, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक चार्ज स्फीयर है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, और मुझे इसमें फील्ड लाइंस दिखाना है, अंदर में कोई फील्ड लाइंस नहीं दिखाओगे। अंदर में क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर नो फील्ड लाइंस, और कंडक्टर के बाहर फील्ड लाइंस कैसे होने चाहिए, तो जो भी सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब स्फीयर में परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे, तो स्फीयर में सरफेस का मतलब वहां पे टैंजेंट, जहां पर भी तुमको परपेंडिकुलर चाहिए वहां पे पहले टैंजेंट बना लो। टैंजेंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये कुछ फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं जो तुमको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो एक मैं क्वेश्चन करा देता हूं, लेकिन क्वेश्चन आपको अगर ये कंसेप्ट याद होगा ना तो क्वेश्चन आप खुद को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, स्क्रीन पॉज करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डायग्राम अच्छे से बनाना, डायग्राम अच्छे से बनाओगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। डायग्राम कलर, क्वेश्चन कलर। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ए और बी में क्या है, दो चार्जेस रखे हैं। यहाँ पर भी एक चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है QA और यहाँ पर भी एक चार्ज है QB। ए और बी पोर्शन में दो चार्जेस रखे हैं। अब तुम्हें अगर दिख रहा होगा तो फ्री लाइंस की डेंसिटी दोनों में सेम नहीं है। बी में फ्री लाइंस की डेंसिटी कम है, ए में फ्री लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है। डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज QA must be greater than magnitude of charge QB। बात समझ में आ रहा है क्या? अब पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है, डिटरमाइन QA अपॉन QB, मतलब QA और QB का अपने को रेशियो पूछा गया है। अब हमने प्रॉपर्टी में ये देखा था कि अगर ये सॉल्यूशन देख रहे हैं, अगर मेरे पास Q अमाउंट का चार्ज था और उसमें से अगर मैंने 4 फ्री लाइंस दिखाए थे तो ट्वाइस ऑफ Q चार्ज में मेरे को 8 नंबर ऑफ फ्री लाइंस दिखाने पड़ते हैं क्या? ऐसा कुछ हमने देखा था ना। तो इसी का जस्ट ऑपोजिट है ये क्वेश्चन। अभी फ्री लाइंस बने हुए हैं, मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है। जैसे अगर आप देखोगे तो देखो बी में कितने फ्री लाइंस मर्ज कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। बी में 6 फ्री लाइंस मर्ज कर रहे हैं क्या? तो मैं ये लिख सकता हूं ना, मुझे फाइंड करना है QA अपॉन QB। तो QA अपॉन QB का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ फ्री लाइंस एसोसिएटेड। अब ये एसोसिएट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो उसमें से बाहर भी निकल सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ फ्री लाइंस एसोसिएटेड विद चार्ज A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फील्ड लाइंस associated with charge B। QA अपॉन QB का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? कितने फ्री लाइंस A से एसोसिएट हो रहे हैं, एसोसिएट मतलब वो उसमें मर्ज भी कर सकते हैं, वो बाहर भी निकल सकते हैं, और कितने फ्री लाइंस B से एसोसिएट होंगे, दोनों को काउंट कर लेंगे। जो नंबर्स का रेशियो होगा वही क्या होगा? दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो होगा। तो QA, अभी देखो A से कितने फ्री लाइंस है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब QA जो है वो 12 को करस्पॉन्ड कर रहा है और QB 1 2 3 4 5 6। QB जो है उसमें से जो फ्री लाइंस करस्पॉन्ड कर रहे हैं वो 6 है। इसका मतलब QA जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ QB है। पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया क्या? हाँ या ना? नंबर ऑफ फ्री लाइंस अगर पता है तो चार्जेस का रेशियो निकाल सकते हैं, और अगर चार्जेस पता है तो नंबर ऑफ फ्री लाइंस का पैटर्न बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, यहां पर QA और QB का नेचर बता सकते हैं क्या? QA का नेचर क्या होगा? पॉजिटिव है, नेगेटिव है। QB का नेचर क्या होगा? पॉजिटिव है, नेगेटिव। ये बता सकते हैं क्या? तो अगर ध्यान से देखोगे ना तो QA वाला जो चार्ज है उसमें से फ्री लाइंस बाहर निकल रहे हैं। देखो QA जो चार्ज है उसमें से फ्री लाइंस बाहर निकल रहे हैं। तो QA अगर चार्ज है, फ्री लाइंस बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब QA क्या होगा? QA पॉजिटिव चार्ज होगा क्या? और QB पर फ्री लाइंस मर्ज कर रहे हैं, मतलब B जो है वो नेगेटिव नेचर का चार्ज होगा ना। बात समझ में आ रहा है? वैसे पूछा नहीं गया था लेकिन हम बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज ये स्ट्रॉन्गर है इससे, और ये पॉजिटिव नेचर का है, ये नेगेटिव नेचर का है। बात समझ में आया है? फिर आगे देखते हैं। Where are the neutral position? R यूज किया मैंने। R मतलब बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो न्यूट्रल पोजीशन, एक तो सॉल्यूशन क्या होगा? इससे इंफिनाइट दूरी पर और इससे इंफिनाइट दूरी पर न्यूट्रल पोजीशन मिलेगा। एक आंसर तो यहाँ पर क्या है? इंफिनाइट। तुम दोनों चार्जेस से इंफिनाइट दूरी पर जो पॉइंट है उसमें तो न्यूट्रल पोजीशन मिलना ही मिलना है। क्यों? क्योंकि इतनी दूर जाने पर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? फील्ड की जो फील्ड खुद बढ़ जाता है, फील्ड की खुद की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो एक पॉइंट तो इंफिनिटी। दूसरा पॉइंट A B C E, ऐसे 4 पॉइंट है, इसमें से आपको बताना है। तो हम क्या जानते हैं कि जो भी न्यूट्रल पोजीशन होता है वहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? फील्ड का स्ट्रेंथ वहां पर 0 हो जाता है। वहां पर फील्ड 0 हो गया। फील्ड 0 कैसे होता है? अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है तो या तो फील्ड यहाँ कहीं पर 0 होगा या फील्ड यहाँ कहीं पर 0 होता है क्या? इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके देखा था आपने।
लेकिन जो भी मेरे पास न्यूट्रल पोजीशन होगा वो न्यूट्रल पोजीशन छोटे वाले चार्ज के ज्यादा क्लोज होना है। तो अगर छोटे वाले चार्ज के ज्यादा क्लोज होना है मतलब यहाँ पे तो हो नहीं सकता, तो छोटा वाला चार्ज था बी, हमने फाइंड आउट करके देखा, मतलब सी वाला जो आंसर होगा वो मेरा न्यूट्रल पोजीशन होगा। क्या सर मेरे को नहीं समझ में आया? एक आंसर तो इनफिनाइट है, इनफिनाइट तो ए से चार्ज ए से और चार्ज बी से दोनों से अगर इनफिनाइट सेपरेशन पे चले जाओगे तो तुमको फील्ड क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। एक आंसर तो वो है। दूसरा आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? दूसरा फाइंड आउट करने के लिए अपन ने क्या किया, जो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन लॉजिकली हमने सॉल्व किए थे उसको अपन ने यूज करके क्या कर दिया, सी बता दिया। बात समझ में आया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज फॉलो द लाइन ऑफ फोर्स इफ फ्री टू मूव। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या समझना है, क्या मेरे को जानना है। मान लो मैं बोलूं कि फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे सीधे सीधे ऐसे फील्ड लाइंस है, ये ध्यान से समझना है। कौन सी क्वेश्चन थर्ड जो है उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। जो फील्ड लाइंस है एकदम सीधे सीधे हैं। मान लो यहां पर एक +q चार्ज को रखा हुआ है, यहां पर एक मैंने +q चार्ज को मैंने क्या किया है, रिलीज किया है। +q चार्ज को मैंने ऐसे रिलीज कर दिया, RELE ऐसे मैंने इसको रिलीज कर दिया। अब ये जो +q चार्ज है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर ये +q चार्ज पर आप फोर्स देखोगे तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है। अगर फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है मतलब एक्सेलरेशन भी इसी तरफ होगा। अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है मतलब पार्टिकल इसी डायरेक्शन में भागेगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज भागेगा। समय को नहीं समझ में आ रहा है? मैंने बोला कि अगर जो फील्ड लाइन है वो सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, जो फील्ड का डायरेक्शन है, जो फील्ड का डायरेक्शन है चार्जेस वैसे ही भागेंगे क्या? हाँ या ना? अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है तो तुमने चार्ज को अगर लाके रिलीज कर दिया, जैसे फील्ड लाइन बढ़ता जाएगा वैसे ही वो जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी वैसे ही मूव करेगा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होगे, मान लो ऐसा हो, जो फील्ड है वो ऐसा है, कर्व्ड है, जो फील्ड है वो क्या है, कर्व्ड है। ध्यान से समझना ये। मान लो मैंने इसको क्या किया, Q पॉइंट पर यहां पर इसको रिलीज कर दिया, Q चार्ज को यहां पर रिलीज कर दिया इस इंस्टेंट पर। इस इंस्टेंट पर अगर तुम देखोगे तो अभी इस पे जो फोर्स है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में फोर्स हो गया क्या इस पे। अब ये क्या करना चाहता है, ये जो टेस्ट चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज है वो ऐसा भागना चाह रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स टेस्ट चार्ज उधर ही भागना स्टार्ट करेगा। लेकिन जैसे ही कुछ दूर आगे गया, जैसे ही टेस्ट चार्ज यहां पर आ गया, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। क्या सर नहीं आया समझ में? ये जैसे मैंने क्या बोला कि जब ये यहां पर इनिशियल पोजीशन पर फोर्स इसको ऐसा मिला, अगर इनिशियल पोजीशन पर फोर्स इसको इस डायरेक्शन में मिला है तो ये क्या करेगा, नो डाउट फोर्स के डायरेक्शन भागेगा। अब ऐसे भाग रहा था, जैसे ही ऐसे भाग रहा था सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है, पहले F1 था मान लो F2 हो गया, फोर्स चेंज हो गया ना, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अब ये क्या करेगा, सडनली अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा क्या? नहीं। अब इसके पास वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो ये कुछ अलग बात मूव करेगा क्या? ये बिल्कुल वैसे ही बात हो गया ना जैसे प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्टाइल में आप क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल पे फेंकते थे ना। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे एंगल पे फेंका है और अर्थ उसको नीचे खींच रहा है तो उसका पाथ क्या होगा, तुमने फेंका और ऐसे नीचे लगा था क्या? प्रोजेक्टाइल फेंका ऐसे नीचे गिर गया, ऐसा होता था क्या? नहीं। वो क्या करता था, धीरे धीरे अपने पाथ को चेंज करता था। पार्टिकल का वेलोसिटी डिसाइड करता है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स नहीं डिसाइड करता। ये बात बार बार समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? ऐसा मत सोचना यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर क्या है, कोई इनिशियल वेलोसिटी तो था नहीं। मान लो ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 में कोई इनिशियल वेलोसिटी है क्या चार्ज के पास? नहीं। तो पॉइंट 1 में चार्ज क्या करता, जिस डायरेक्शन में फील्ड है, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में मूव करता पॉइंट 1 में। पॉइंट 2 में अगर आप देखोगे तो पॉइंट 2 में आते आते उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया है क्या, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे आया, क्योंकि फोर्स था, फोर्स से एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आया, ठीक है? अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन एक नहीं होता, एक्सेलरेशन और चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन एक होता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो जब ये 1 से 2 गया, 2 जाने पर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। बात समझ में आ रहा है? फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी जो है, अब पॉइंट 2 पर पार्टिकल पे फोर्स इधर लग रहा है और पार्टिकल का मूव करने की टेंडेंसी इधर, तो ये क्या करेगा, कर्व को फॉलो करेगा क्या?
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कर्व उसको फॉलो करेगा? नहीं, वो कुछ नए पाथ पे मूव करेगा। सर नहीं आ रहा समझ में। जैसे इस पॉइंट पर अगर मैं बोलूं, इस पॉइंट पर बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये ऐसे जाना चाहता है, फोर्स के कारण इसको वेलोसिटी ऐसा मिल रहा है, लेकिन फोर्स बोल रहा है कि तुम ऐसा चलो, तो इसके कारण उसके कारण ये क्या करेगा? इसका पाथ कुछ डिविएट हो जाएगा, ये एक्चुअल पाथ ऐसा कुछ मूव करेगा। बात समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पर फोर्स के डायरेक्शन में क्यों चला था? पॉइंट 1 पर वो फोर्स के डायरेक्शन में इसलिए चला क्योंकि उसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं, लेकिन पॉइंट 2 आने पर उसके पास क्या हो गया? एक वेलोसिटी भी है। तो पार्टिकल हमेशा इस तरह से चल रहा है कि उसका वेलोसिटी जो है, मतलब उसके वेलोसिटी जो होगा वो डिसाइड करेगा कि पार्टिकल किस डायरेक्शन मूव करेगा। फोर्स क्या करेगा? फोर्स उसके वेलोसिटी को चेंज करना स्टार्ट करेगा। तो अगर ऐसा कंडीशन है ना, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड मतलब अगर स्ट्रेट लाइन फील्ड है तो वो पार्टिकल क्या करेगा? जो फील्ड का डायरेक्शन है वैसे ही मूव करेगा। लेकिन अगर कर्व होता है, फील्ड लाइन इस तरह से कर्व है अगर, तो पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलाउ नहीं होता। तो इसका आंसर क्या लिखना होता है? इसमें आंसर आप ये लिखोगे नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस बने वो कैसे है? कर्व है। नोट में यहाँ पर क्या लिख लेना कि इफ द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, मतलब अगर ये जो फील्ड लाइंस है वो स्ट्रेट है तो पार्टिकल विल फॉलो द ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल विल सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इफ द फील्ड लाइंस इज स्ट्रेट the trajectory of particle will be same as electric field lines, but if the field lines are curved, the trajectory of particle will be different from field lines. बात समझ में आ रहा है? इस केस में आंसर क्या लिखेंगे? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसे है? कर्व फील्ड लाइंस है। सब देखो कुछ भी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया है तो लेक्चर को दोबारा देखेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे ना, ये यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में ही पढ़ेंगे। मतलब यूनिफॉर्म फील्ड की एक मेजर सेक्शन है, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में से भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कुछ नए कंसेप्ट बताएंगे, कुछ क्वेश्चन मिलाएंगे। मतलब ऐसा कोई तूफानी लेवल का कंसेप्ट नहीं होगा, बेसिक फोर्स ही आएगा। तो फोर्स के कारण कैसे क्वेश्चन चेंज होंगे वो मैं बताऊंगा। बात समझ में आया क्या? तो इसको नोट कर लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे तुमको मैंने ये बताया था कि अगर मेरे पास एक इस तरह का डिस्क होता था, चार्ज डिस्क होता था, तो उसमें फील्ड लाइंस कैसा आएगा? कुछ तो ये आएगा शायद सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ऐसा कुछ आएगा ना, 1 माइनस एक्स रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, शायद मेरे को एग्जैक्टली फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है? तो ये मेरे पास डिस्क के एक्सिस पे फील्ड लाइंस आया था। और जब मैंने तुमको ये बताया था कि अगर रेडियस का वैल्यू बहुत ज्यादा लेना स्टार्ट कर दे इन कंपैरिजन टू एक्स, मतलब ये जो दूरी है यहाँ से ये एक्स बोलते थे और ये रेडियस बोलते थे, तो अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता था तो ये एक इनफाइनाइट शीट में डेवलप हो जाता था क्या? और इनफाइनाइट शीट के कारण जो फील्ड का वैल्यू आया था वो आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट शीट के कारण जो फील्ड का वैल्यू आया था वो कितना आया था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो फील्ड है, मान लो मैं बोल रहा हूं कि कैसे इनफाइनाइट शीट है, ऐसा एक इनफाइनाइट शीट है और इस इनफाइनाइट शीट के कारण मुझे फील्ड जाना है, तो फील्ड में यहाँ पे कैलकुलेट करूं, यहाँ पे करूं, यहाँ पे करूं, यहाँ पे करूं, किसी भी पॉइंट पर मैं फील्ड कैलकुलेट करूं, इस पूरे के कारण सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होना है। इधर भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा। इसका मतलब मैं ये देख रहा हूं कि इनफाइनाइट शीट के कारण जो फील्ड लाइंस मुझे मिलेंगे इस तरफ या इस तरफ, वो क्या होने वाले हैं? वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने वाले हैं क्या? मतलब यहाँ पर जब मैं इसके फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करूंगा ना, तो इसके फील्ड लाइंस के पैटर्न को हम क्या करते हैं? इस तरह से बनाते हैं। जब भी फील्ड लाइंस के पैटर्न को पैरेलल और इक्वल स्पेसिंग में बनाया गया है, जब भी फील्ड लाइंस के पैटर्न को पैरेलल और इक्वल स्पेसिंग में बनाया जाए, समझ जाना कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म कैसे है? जैसे मैंने ये बताया था ना कि तुम एक एरिया यहाँ पर कंसीडर कर लो और एक एरिया यहाँ पे कंसीडर कर लो, जितने फील्ड लाइंस इस वाले एरिया से क्रॉस करेंगे उतने फील्ड लाइंस इस वाले एरिया से भी क्रॉस करें। अब अगर दोनों से एक अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, इसका मतलब जितनी फील्ड की इंटेंसिटी इस वाले पॉइंट पर होगी उतनी फील्ड की इंटेंसिटी इस वाले पॉइंट पे भी होगी क्या? अब अगर ऐसे फील्ड लाइंस होते, मान लो इस तरह से,
तो यहाँ पर देखो इसमें नंबर ऑफ पी लाइंस जो होंगे, ऐसा अगर मैं एरिया बना दूं और ऐसा मैं एरिया यहाँ पर बना दूं, तो इसमें पी लाइंस कम क्रॉस कर रहे हैं, इसमें पी लाइन ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं। जितना डेंस होता जाएगा पी लाइन उतना स्ट्रांग होता जाता है, लेकिन यहाँ पर जितनी डेंसिटी यहाँ पे पी लाइंस की उतनी यहाँ पर भी है। तो जब भी मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाना है, तो अपन क्या करेंगे, इक्वल स्पेसिंग में फील्ड लाइंस बनाने स्टार्ट कर देंगे। अब इक्वल स्पेसिंग में जब फील्ड लाइंस बनाओगे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाया हमने, तो एक इनफाइनाइट शीट अगर रख दोगे, एक इनफाइनाइट चार्ज शीट रख दोगे, तो उसके कारण जो फील्ड लाइंस के पैटर्न बनते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं सेपरेशन के। अगर वो सेपरेशन के इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब जितना फील्ड का वैल्यू शीट के पास में मिलेगा, शीट से दूर जाने पर भी फील्ड का वैल्यू उतना ही मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे इससे बात करते हैं। तो पहले तो कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है, फोर्स कैलकुलेट कैसे करोगे। मान लो मैं बोल रहा हूं कि फील्ड लाइंस जो है वो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। अब आगे से ना मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताऊंगा कि इसके कारण है उसके कारण है, आगे से मैं बस क्या करूंगा, फील्ड लाइंस का पैटर्न बना दूंगा। ऐसा फील्ड लाइंस अगर तुमको कभी भी मिल गया इक्वल स्पेसिंग में फील्ड लाइंस पैरेलल लाइंस, समझ जाना वो क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है। मान लो इस यूनिफॉर्म फील्ड में मैंने क्या कर दिया, एक टेस्ट चार्ज है Q, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या कर दिया यहाँ पर एट रेस्ट पर रिलीज किया है। ये पॉजिटिव चार्ज Q था, इसको रेस्ट से मैंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब मुझे क्या पता है कि फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो कुछ तो वैल्यू होगा। मान लो फील्ड की इंटेंसिटी कितनी E, हर जगह E रहने वाली है। अब अगर एक टेस्ट चार्ज को E फील्ड पे रख देते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्या? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स को लिखते हैं टेस्ट चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा ही तो लिखते हैं ना फोर्स को। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कैलकुलेट करना है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ में टेस्ट चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स का वैल्यू मिल जाता है ना। अब अगर मुझे फोर्स मिल गया, ये जो चार्ज है Q, मान लो इसका मास कितना है, इसका मास है m, चार्ज Q है, मास m है। अगर फोर्स पता है, इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू Q इनटू E लिखा जा सकता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑन द चार्ज, वो जो स्मॉल q अमाउंट ऑफ चार्ज है उसमें जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ वो कितना हो जाएगा, QE अपॉन m का एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा क्या? सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अब ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो, जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है उस चार्ज पे जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा क्या? भारी ऑब्जेक्ट का सेंस क्या है, मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने एक प्रोटॉन रखा है, ठीक है, मैंने एक प्रोटॉन रखा और सेम फील्ड पे ही मैंने एक अल्फा पार्टिकल भी रख दिया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम अल्फा पार्टिकल होता है क्या? अब डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम है, इसका मतलब मैंने उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिया है। अगर हीलियम जो आयन होता है उसमें क्या होता है, उसका Z का वैल्यू 2 है ना, मतलब 2 उसमें प्रोटॉन्स है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया तो वो एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया क्या? तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मान लो मेरे पास क्वेश्चन में ये पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ हीलियम एंड एक्सेलरेशन ऑफ हाइड्रोजन मुझे कंपेयर करना है। एक्सेलरेशन ऑफ हीलियम और एक्सेलरेशन ऑफ हाइड्रोजन मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। बात समझ में आ रहा है? अब मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, सेम फील्ड में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेम फील्ड में अगर मैं हीलियम एटम को रख दूं और एक मैं हाइड्रोजन एटम को रख दूं तो किसका ज्यादा एक्सेलरेशन होगा ये कंपेयर करना है। अब अगर ये कंपेयर करना है तो एक्सेलरेशन ऑफ हीलियम को क्या लिखेंगे, हीलियम का जो चार्ज है वो डबल आयनाइज्ड है, पहले हाइड्रोजन के फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन का एक्सेलरेशन फाइंड करूं तो हाइड्रोजन का एक्सेलरेशन, मान लो इसमें जो चार्ज होगा वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से है, एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वही चार्ज हो जाएगा प्लस में उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों को अगर एक जैसे फील्ड में रखा तो E का वैल्यू तो कैपिटल E ही रहने देते हैं। मास यहाँ पर क्या हो जाएगा,
हाइड्रोजन के मास के लिए मैं यूज कर लेता हूं m, हाइड्रोजन के मास के लिए मैं क्या यूज कर लेता हूं m, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं हीलियम के लिए बात करूं तो हीलियम में चार्ज कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैंने बाहर निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिया तो उसमें 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा क्या, तो 2 into E लिख दिया। फील्ड का स्ट्रेंथ तो दोनों में सेम रखना है, फील्ड का स्ट्रेंथ दोनों में सेम रख दिया। मास देखो इसके पास, हाइड्रोजन एटम के पास क्या है, हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन वो उसके आइसोटोप्स होते हैं। तो अगर मैं हाइड्रोजन प्रोटियम बोलूं, अगर प्रोटियम बोलूं तो प्रोटियम में क्या है, उसका सिर्फ एक, उसका जो मास होगा वो m अगर मान लिया तो हीलियम के पास क्या हो जाएगा, 4m मास हो जाएगा। सर कैसे बताया आपने, हाइड्रोजन की केमिस्ट्री तो आती होगी तुमको, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन, ठीक है, मतलब उसका मास नंबर कितना है, 1 है। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन और अप्रोक्सीमेटली 2 न्यूट्रॉन भी है, तो उसका जो मास नंबर है वो 4m हो जाएगा क्या। तो अगर मैं इसके मास में m यूज कर रहा हूं तो हीलियम के मास में मैं 4m यूज करूंगा क्या। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करो, इन दोनों का जब आप रेशियो फाइंड करोगे तो आप साफ साफ देखो कि हीलियम का जो एक्सेलरेशन है, हीलियम का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो रहा है, अगर मैं दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, यहां पर मुझे रेशियो फाइंड करना है ना, हीलियम का मेरे पास वैल्यू कितना आया था 2e अपॉन 4m इज टू E कैपिटल E अपॉन m, जो भी कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर लो, कैंसिल क्या क्या हो रहा है, E E E E m m m m, तो ये 1 आएगा और ये 2 आ जाएगा। तो मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ हीलियम इज टू एक्सेलरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये मेरे पास 1:2 आ जाएगा। 1:2 आने का मतलब है कि हाइड्रोजन का जो एक्सेलरेशन है, हाइड्रोजन का जो एक्सेलरेशन है वो 2 गुना, ये ऐसा लिख सकते हैं इसको, एक्सेलरेशन ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ हाइड्रोजन 1:2 आ गया। क्या लिखा जा सकता है, 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ हीलियम जो होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं क्या। रेशियो कैलकुलेट करना आता है तो अपने को, शायद मैथ्स वाले को आता होगा, मेडिकल वाले ध्यान रखेंगे, इसमें क्वेश्चन आते हैं। हमने क्या बोला कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड पे मैंने क्या कर दिया है, एक प्रोटॉन को या एक हाइड्रोजन एटम को और एक हीलियम आयन को मैंने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ऐसे बोलते हैं कि एक प्रोटॉन को और एक अल्फा पार्टिकल को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों के एक्सेलरेशंस को कंपेयर करो, तो दोनों के एक्सेलरेशंस, अब एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए पहले तुमको आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब नेट फोर्स मैंने कैलकुलेट कर लिया, नेट फोर्स Q into E हो गया। नेट फोर्स से मैंने एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड आउट किया, तो मैंने ये देखा कि एक्सेलरेशन जो है, यूनिफॉर्म फील्ड है अगर, तो एक्सेलरेशन 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि चार्ज कितना रखा गया है, और दूसरा इस बात पे डिपेंड करेगा उस चार्ज का मास कितना है। तो अगर मुझसे ये क्वेश्चन बोला गया कि आई हैव टू कंपेयर एक्सेलरेशन ऑफ हीलियम एंड एक्सेलरेशन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने दोनों को अलग से सिंपलीफाई किया, तो मैं ये देख रहा हूं कि 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ हीलियम जो होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल है। क्लियर है क्या, समझ में आएगा एग्जांपल। पहला एग्जांपल एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है भाई साहब, समझ में आया कि नहीं आया, शायद समझ में आया। अच्छा और एक बात, अब ये जो चार्ज है इसको अगर मैंने रेस्ट से रिलीज किया, इसका पॉसिबल पाथ कैसा होता है, इसके पास कोई वेलोसिटी आ गया नहीं, अगर कोई वेलोसिटी नहीं है तो जिधर फोर्स ले जाना चाहेगा उधर ही भागे आ जाए, फोर्स बोल रहा है उधर चलो फिर उधर ही जाएगा। अब इसका जो वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट इसी डायरेक्शन है, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी अगर उस डायरेक्शन पे है तो ये क्या करेगा, उधर ही भागेगा। बात समझ में आ रहा है, पार्टिकल को कौन चलाता है, उसका वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी नहीं है तो कौन चलाएगा, फोर्स चलाएगा। ठीक है, मान लो ये जो सेम अरेंजमेंट होता है, ये चार्ज पॉजिटिव नहीं होकर नेगेटिव होगा। अब अगर ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी फील्ड के साथ भागने की होती है, नेगेटिव चार्ज अगर होता तो ये जस्ट ऑपोजिट भागता गया। एक्सेलरेशन में फर्क पड़ता क्या, एक्सेलरेशन में फॉर द सेम चार्ज q, एक्सेलरेशन में कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं कि q का वैल्यू सेम है, m का वैल्यू सेम है, तो एक्सेलरेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या। अच्छा एक इसमें अच्छा सा क्वेश्चन बना सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में एक प्रोटॉन रख देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं और उनके एक्सेलरेशन को कंपेयर करने बोलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसा है, यूनिफॉर्म फील्ड है और इस यूनिफॉर्म फील्ड में क्या करना है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को साथ साथ रिलीज कर दिया गया है। क्वेश्चन में लिख लेना, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन क्या आप लिख लो, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर साइमल्टेनियसली रिलीज्ड।
a proton and an electron are simultaneously released, find the ratio of their accelerations. Find the ratio of their accelerations. ठीक है, अभी ये यूनिफॉर्म फील्ड था, आप अलग से डायग्राम बनाना। यूनिफॉर्म फील्ड में क्या करते हैं, एक पॉइंट पर प्रोटॉन रख देते हैं, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन। नहीं पर यहाँ पर एक प्रोटॉन रिलीज कर दिया, प्रोटॉन पे मुझे लोगों ने बोला है P लिखने को, नहीं तो वो E प्लस पॉजिट्रॉन हो जाता है, ठीक है चलो भाई मान लेते हैं। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन E माइनस ऐसा रख दिया। अब ये जो प्लस P है, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की टेंडेंसी क्या होती है, फील्ड के डायरेक्शन में जाने की भी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम होता है क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस सेम है। जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास है उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन के पास भी है। दोनों के मासेस सेम है क्या? नहीं, तो दोनों के मासेस क्या है, दोनों के मासेस अलग अलग हैं। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कैसे लगेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और प्रोटॉन पे फोर्स कैसा लगेगा, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अच्छा, दोनों पे जो फोर्स जनरेट होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन और फोर्स ऑन प्रोटॉन, मैग्नीट्यूड सेम है क्या? इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स जनरेट होगा और प्रोटॉन पे जो फोर्स जनरेट होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या? हाँ, सेम होगा। क्यों सेम होगा? इसमें जो फोर्स जनरेट हुआ उसको भी आप क्या लिखोगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा ही लिखोगे। इसमें जो फोर्स जनरेट हुआ, अब प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर सेम है तो इसमें भी जो चार्ज है वो लिखेंगे E और फील्ड का वैल्यू कितना, कैपिटल E। तो दोनों पर डेवलप होने वाला जो फोर्स है वो सेम है क्या? जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन, उतना ही फोर्स ये प्रोटॉन भी एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, मुझे फोर्सेस के रेशियो अगर पूछे गए होते तो आंसर क्या होता, 1:1 होता है। लेकिन मुझसे पूछा गया एक्सेलरेशन का रेशियो। मान लो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं लिखता तो मैं क्या लिखता, फोर्स के प्लेस में E into E डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख देते क्या? और अगर कोई मुझको बोलता कि भाई एक्सेलरेशन प्रोटॉन का बताओ, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, फोर्स को E into कैपिटल E है डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, इस तरह से लिख सकते थे क्या? अब मुझे दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर आप दोनों का रेशियो फाइंड आउट करोगे, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप ध्यान से देखो, E तो कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन में क्या बचेगा, 1 बाय मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर बचेगा, और ये हो जाएगा 1 बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अब किसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है। अगर प्रोटॉन का मास ज्यादा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा क्या? यहां पर हम ये जानते हैं, सिंस मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इंप्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। सीधा सा लॉजिक है। अगर चार्जेस सेम है, अगर चार्जेस सेम है, आपने यूनिफॉर्म फील्ड में चार्जेस को रखा है, तो जो ज्यादा भारी होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। अब इसे बहुत कुछ बताना है, ठीक है, लेकिन आज के इतने रहने देते हैं, आज बहुत कुछ बता दिया। जितना मैंने आज बताया, देखो अभी जो भी लेक्चर में बता रहा हूं ना, वो तुमको याद भी रखना है और तुमको समझना भी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा पूरा याद रखने का है, यूनिफॉर्म फील्ड में आपको कंसेप्ट समझना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो मिलेगा। चलो इतना ही रहते हैं आज।